हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई होप बढ़िया होंगे। मैं सुधाकर श्रीवास्तव आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी पे आज डेली करंट अफेयर्स क्विज लेके आया हूं। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए आज 21 जुलाई का करंट अफेयर्स को सॉल्व करते हैं। जो आने वाले अपकमिंग एग्जामिनेशन जैसे लेखपाल ना, करंट अफेयर्स, ऐसे कोई भी एग्जाम जिसमें करंट अफेयर्स आता हो वो आपके लिए बहुत हेल्प करने जा रहा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग ना, यूपीएससी ना के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। कह रहा है हाल ही में यूपीएससी के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है ना। ए कह रहा है राज शुक्ला, बी कह रहा है योगेश जोशी, सी कह रहा है अमरदीप सिंह, डी कह रहा है मनोज पांडे, ई कह रहा है अजय सिंह। मैं आपको बताने जा रहा हूं इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। इसका राज शुक्ला को ना यूपीएससी का सभी घोषित किया गया। चलिए जानते हैं राज शुक्ला के बारे में। क्लियर है? देखो, सेवानिवृत्त सेनाधिकारी राज शुक्ला को ना संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का सदस्य नियुक्त किया गया है। ठीक है, यूपीएससी है क्या जानते हैं। देखो, यूपीएससी भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस, भारतीय विदेश सेवा आईएफएस, भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस और केंद्रीय सेवाओं समूह ए और समूह बी की नियुक्ति के लिए सरकार को उम्मीदवारों की सिफारिश करता है। ठीक है, यूपीएससी ना, आपने देखा होगा कि यूपीएससी का एक फॉर्म आता है जिसमें लोग क्या करते हैं, आईएएस पीसीएस का फॉर्म फिल करते हैं। क्लियर है? चलें आगे। अब लेफ्टिनेंट जनरल शुक्ला जी के बारे में जानते हैं। ठीक है, शुक्ला जी के बारे में जानते क्यों बनाया गया ना। 2021 में परम विशिष्ट सेवा पदक प्राप्त करने वाले लेफ्टिनेंट जनरल शुक्ला का भारतीय सेना में 4 दशकों से अधिक का कैरियर रहा है। 4 दशकों से अधिक का उनका कैरियर है। काफी ज्यादा एक्सपीरियंसफुल आदमी है। ठीक है, उन्होंने आतंकवाद विरोधी अभियानों में इन्फैक्ट्री ब्रिगेड, कश्मीर घाटी में नियंत्रण रेखा के साथ बारामूला डिवीजन और पश्चिमी सेवाओं के एक पिवट कोर की कमान संभाली। ठीक है, रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन के पूर्व छात्र रक्षा प्रबंधन कॉलेज सिकंदराबाद और नेशनल डिफेंस कॉलेज नई दिल्ली सेवानिवृत्त से अधिकारी ने सैन्य संचालन निर्देशालय में 2 कार्यकालों की सेवा की है। ठीक है, वह भारतीय सेना के प्रतिष्ठित प्रशिक्षित प्रतिष्ठान और थिंक टैंक आर्मी वॉर कॉलेज के कमांडेंट भी रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है किस सरकारी बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए व्हाट्सएप बैंकिंग ना, आपने देखा होगा कि नीचे जब भी व्हाट्सएप हम लोग चलाते हैं तो उसके नीचे क्या हो गया है ना, एक पेमेंट मोड भी आ गया है व्हाट्सएप में। ठीक है, आप उसको क्लिक करके देखिएगा, जहां पर अटैचमेंट आता है वहां पे पेमेंट मोड भी आ चुका है। ठीक है, व्हाट्सएप पे। अब कह रहा है, ए कह रहा है पंजाब नेशनल बैंक, बी कह रहा है बैंक ऑफ इंडिया, सी कह रहा है भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका राइट आंसर है बेटा क्या, भारतीय स्टेट बैंक, जिसको नाम से जानते हैं किससे, एसबीआई। ठीक है, आइए चलते हैं इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखो, भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई जल्द ही अपने ग्राहकों को व्हाट्सएप आधारित बैंकिंग प्रदान करेगा। ठीक है, क्लियर है? एसबीआई के अध्यक्ष दिनेश खारा, इस समय एसबीआई का अध्यक्ष कौन है, दिनेश खारा है, ने कुछ खुदरा पहलों की घोषणा करते हुए इसकी घोषणा की है। ठीक है, इसके अलावा खारा ने कहा कि जल्द ही वो कॉर्पोरेटिव गारंटी ना ग्राहकों
एग्रीगेट्स के लिए एपीआई, एपीआई का मतलब होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। आपसे पूछ लेगा एपीआई का फुल फॉर्म ना, तो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस बैंकिंग पेश करेगा। कौन करेगा? करेगा, ठीक है। एपीआई बैंकिंग एक ऐसी प्रणाली है जहां एपीआई दो या दो से अधिक कंप्यूटर प्रोग्राम एक दूसरे के साथ संवाद करने का एक अनोखा तरीका है, ठीक है। बैंक और क्लाइंट सर्वर के बीच में संचार के लिए उपयोग किया जाता है। क्लियर है? अब चलते हैं व्हाट्सएप पेमेंट्स के बारे में जानते हैं, कैसे व्हाट्सएप पेमेंट क्या है ये, ठीक है। कह रहा व्हाट्सएप पेमेंट देखो ना कि नामक एक पीयर टू पीयर मनी ट्रांसफर टूल वर्तमान में भारत में उपलब्ध है, भारत में लॉन्च हुआ है। उपयोगकर्ता को यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस का उपयोग करके इन ऐप भुगतान धन हस्तांतरण करने में सक्षम बनाएगा। व्हाट्सएप को 2017 ना यूपीआई, आपने देखा होगा यूपीआई पेमेंट होने लगा, यूपीआई पेमेंट चल रहा है आजकल, गूगल पे चल रहा है, फोन पे चल रहा है ना, भारत पे चल रहा, बहुत सारे। पहले हम लोग जाते थे, जानते हो ना, बैंक में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती थी, बट आज के डेट में देखो मनी ट्रांसफर करना या मनी को एक्सेप्ट करना ना बहुत ही आसान हो गया है। पहले जानते हो जब हम लोग बैंक जाते थे नया तो बहुत लंबी लंबी लाइनें लगी होती थी, ठीक है। तो अब व्हाट्सएप भी क्या हो गया, इस पे आ गया है कि वैसा ही पेमेंट करेंगे, ठीक है। अभी तो रिसेंटली जानते हो टाटा भी आ रहा है इस पे, ठीक है, टाटा भी पेमेंट आ रहा है ना। यूपीआई में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ना से प्राधिकरण मिला है। प्राप्तकर्ता की बैंक जानकारी जाने बिना, मतलब आपने देखा होगा ना कि यूपीआई ट्रांसफर में ना एक पर्टिकुलर आईडी दी रहती है और हमको सामने वाले का जानते हो ना नाम पता होता है ना कुछ पता होता है, लेकिन बस एक आईडी होती है और उस पर हम लोग यूपीआई पेमेंट कर देते हैं और एग्जैक्टली सेम सही लोकेशन पे पैसा क्या हो जाता है, पहुंच जाता है, ठीक है। बहुत प्रचलित चल रहा है अब तो ये ना। बिना मोबाइल ऐप देखो यूपीआई के साथ खाते स्थानांतरण संभव है, ठीक है। और यूपीआई के बारे में जानते हैं, यूपीआई है क्या ना, बहुत लोगों को यूपीआई के बारे में नहीं पता होगा। अब चलते हैं बात करने के लिए, यह तत्काल भुगतान सेवा हो जाता है, एक उन्नत संस्करण है। कैशलेस भुगतान को तेज आसान बनाने के लिए 24 घंटे फंड ट्रांसफर सेवा, ठीक है। समझौते के तहत भारत के यूपीआई को सिंगापुर पे नाउ के साथ जोड़ा गया है। सिंगापुर, सोच लो इतना यूपीआई फेमस हो गया है कि सिंगापुर ने भी उसे एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है। किसके साथ समझौता हुआ है? पे नाउ के साथ हुआ है, ये याद रखना, ठीक है। एनपीएसआई 2016 में 21 सदस्य बैंकों के साथ यूपीआई लॉन्च किया था ना। एनपीसीआई ने 2016 में 21 सदस्य बैंकों के साथ यूपीआई लॉन्च किया था, तो याद रखना 2016 में यूपीआई क्या हुआ था, लॉन्च हुआ था, ठीक है। कितने बैंकों के साथ? भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ना, इसके कुछ रूल्स होते होंगे, आओ उसको जानते हैं। एनपीसीआई भारत में खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली के संचालन के लिए एक छत्र संगठन है जो भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के प्रावधानों के तहत भारतीय रिजर्व बैंक ना, जिसे हम जानते हैं आरबीआई, और भारतीय बैंक आईबीए की एक पहल है, ठीक है। या कंपनी अधिनियम 1956 ना, अब कंपनी अधिनियम कितना है, 213 की धारा 8 ना की धारा 25 के प्रावधानों के तहत लाभ के लिए नहीं कंपनी है जिसका उद्देश्य भारत में संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली को भौतिक और इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के लिए बुनियादी ढांचा प्रदान करना है। अब देखा होगा ना मोदी जी भी क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं ना। अभी तुमको एक चीज थोड़ा सा बताते हैं, अभी जानते हो मैं दिल्ली गया था तो वहां पे जानते हो, शायद हम तो यहाँ कैश लेके चलते हैं, वहां पे तो जानते हो 95% लोग कैश लेके चलते ही नहीं है। वो उनका एक फोन होता है, बढ़िया से वो स्कैन करे और तुरंत क्यूआर कोड से
फंड ट्रांसफर होना। तो फंड ट्रांसफर होने से एक चीज, तुम्हारे पास डेटा भी रहता है और गवर्नमेंट के पास भी डेटा रहता है ना, तो इससे टैक्स वैक्स लेने के लिए और देने के लिए बहुत आसानी रहता है, ठीक है। इसीलिए आजकल का जो युग है ना, वो कह रहा है मनी ट्रांसफर करो, किससे, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से, ठीक है। जैसे फोन पे, यूपीआई बहुत फेमस होता जा रहा है, हो जाता है, इंक्रीज होता जा रहा है। तो आने वाले टाइम में ना लगता है ऐसा ना कि बैंक को खत्म कर देगा। पहले हम लोग जाते थे तो बहुत लंबी लंबी लाइन लगती थी। एक दिन की घटना तुमको बता रहे हैं, मुझे बैंक में शायद पासबुक प्रिंट कराना था और मैं दिन में 12 बजे के आसपास गया था, क्योंकि हम लोग उसमें जीआईसी स्कूल में पढ़ते थे और मुझे पासबुक लगानी थी कहीं पे, ठीक है, क्योंकि स्कॉलरशिप आने वाली थी। और आपको बिलीव नहीं होगा, एसबीआई मेरा खाता था और शाम को 4:30 बज गए थे बुक प्रिंट कराने के लिए, यार हो नहीं पा रहा था, इतनी लोड होता है। लेकिन अब देखो बढ़िया से आसानी से क्या हो रहा है, ट्रांसफर होता चला जा रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, किस आईटी कंपनी ने विशेष 5G ना 5G नेटवर्क के लिए सरकार के स्पेक्ट्रम के प्रत्यक्ष वितरण में अपनी रुचि का संकेत दिया है? 5G लॉन्चिंग, एल&टी, विप्रो, टाटा, इंफोसिस, टाटा कंसल्टेंसी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है कितना, एल&टी, ठीक है। आओ चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन पे। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, डे बाय डे क्विज आ रही है और जानते हो एक अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है, ठीक है, जो आने वाले आपके किसी भी एग्जाम में ऐसा नहीं कि वही क्वेश्चन आता है, वो नहीं, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसका एक्सप्लेनेशन हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है। तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है, दो क्वालिटी और भी इंप्रूव होती जाएगी, ठीक है। हम चलते हैं इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं, ठीक है। विशेष 5G नेटवर्क के लिए सरकार ने प्रत्यक्ष विवरण के लिए सार्वजनिक रूप से रुचि दिखाने वाली कंपनी ना एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विस है, ठीक है, एल&टी, ठीक है। 5G कंपनी रुचि दिखा रही, कौन सी, एल&टी, क्लियर। अब कह रहा है उसके जो सीईओ है अमित चड्ढा, ठीक है, यह 5G नेटवर्क स्थापित करने वाले उद्योग मामले विकसित करने के लिए स्पेक्ट्रम का अधिग्रहण करेंगे, ठीक है। इसके अलावा इंजीनियरिंग और अनुसंधान विकास सेवा कंपनी वैश्विक स्तर पर मूल कंपनी लॉरेंस एंड टर्बो, इसका एल&टी का फुल फॉर्म है, ठीक है, लॉरेंस एंड टर्बो के लिए 5G समाधान पेश करेगी, ठीक है। अब इसका प्रमुख बिंदु जानते हैं क्या है ये। भारत ने हाल ही में ऐसे नियम प्रकाशित किए हैं जो व्यवसायों को अनुमति देते हैं दूरसंचार उद्योग में नहीं, वे 5G नेटवर्क के निर्माण के लिए सीधे दूरसंचार विभाग से खरीद सकते हैं। 5G नेटवर्क ना, अभी जान रहे होगे रिलायंस ना जियो 5G नेटवर्क की लॉन्चिंग उसकी चल रही है, ठीक है। 5G ऑटोमेशन ना सेवाओं की आपूर्ति के लिए ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क ना, ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क प्रौद्योगिकी के त्वरित एकीकरण के लिए जिसे वे संयुक्त रूप से लॉन्च करेंगे, कंपनी के नेटवर्क सॉफ्टवेयर मोनोवेयर के साथ भागीदारी की है, ठीक है। व्यवसाय ने निजी व्यवसायों को 5G का उपयोग करने की अनुमति देने के लिए सरकार के निर्णय की सराहना की है, लेकिन इसमें मांग की है कि एक से अधिक स्थानों पर 5G नेटवर्क की तैनाती की अनुमति देने के लिए कानून को बदला जाए ना, ठीक है। इसके अतिरिक्त यह मांग की जाती है कि व्यवसायों को इंटरनेट से प्राप्त होने वाले 5G स्पेक्ट्रम को जोड़ने के लिए कठिनाइयों को एप्लीकेशन ए सर्विस या लैब ऑफ ए सर्विस विकल्पों का प्रावधान के लिए समायोजित किया जाए, ठीक है। निजी 5G नेटवर्क के अधिनियमों के अनुसार दूरसंचार विभाग मांग का आकलन करेगा
और फिर स्पेक्ट्रम देने के लिए भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण से सिफारिश मांगेगा। व्यवसायों को उनकी सुविधाओं के जोड़ने के लिए स्पेक्ट्रम आवंटित करने से समय एजेंसी केवल 50,000 रुपए का एक छोटा परसेंट लगाएगी। कोई लाइसेंस या प्रवेश शुल्क निर्धारित नहीं किया जाएगा ना। एक्सप्लेनेशन, ठीक है, एक्सप्लेनेशन इसको देखिए। ऑलरेडी जानते हो हिंदी थोड़ी सी टफ होती है, ठीक है, इंग्लिश की कंपैरिजन में हिंदी थोड़ी सी टफ होती है, थोड़ा सा समझ आने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, लेकिन यहाँ पे हिंदी कैसे ही चलेगी, ठीक है। ऐसे बच्चे जो हिंदी मीडियम को बहुत पसंद करते हैं वो वीडियो को बहुत पसंद करने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि ऐसा एक्सप्लेनेशन जानते हो आप किसी यूट्यूब चैनल पे नहीं पाओगे, ऐसा एक्सप्लेनेशन किसी यूट्यूब चैनल नहीं पाओगे, ये मेरा आपसे दावा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यूरो मनी द्वारा दूसरी बार किस बैंक को विश्व का सर्वश्रेष्ठ एसएमई बैंक ना नामांकित किया गया है ना। ए कह रहा है ओसीबीसी बैंक, डीबीएस बैंक, पीओएसबी बैंक, सिटी बैंक, यूनाइटेड ओवरसीज बैंक ना। इसका बेटा चलो इसका राइट आंसर देखते हैं एक्सप्लेनेशन में, ठीक है, तब समझ में आएगा ये क्या है एग्जैक्टली ना। आंसर इसका क्या है, बी, डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर लिमिटेड, डीबीएस बैंक ना, डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर लिमिटेड को यूरो मनी द्वारा दूसरी बार, पहली बार कब दिया, 2018 में दिया गया था, ठीक है, विश्व के सर्वाधिक एमएस बैंक के रूप में मान्यता दी गई है, ठीक है। बैंक ने विकास और विकास को बढ़ाने के लिए लघु से मध्यम उद्यमों के सहयोग के वैश्विक उद्योग नेता के रूप में अपनी स्थिति स्थापित की है। डीबीएस का नवीनीकरण सर्वश्रेष्ठ एसएमई बैंक सम्मान यूके स्थित प्रमुख वित्तीय प्रकाशन यूरो मनी से आता है, जिसे 2018 के बाद दूसरी बार डीबीएस को विश्व का सर्वश्रेष्ठ एसएमई के नाम से सम्मानित किया गया है। वर्ष 2022 का विश्व का सबसे वित्तीय नवाचार ना, एशिया का सर्वश्रेष्ठ बैंक फॉर वेल्थ मैनेजमेंट 2022, एमएसई 2022 के लिए एशिया का सर्वश्रेष्ठ बैंक। यूरो मनी के बारे में जानते हैं, यूरो मनी है क्या। यूरो मनी एक अंग्रेजी भाषा का मासिक पत्रिका है। यूरो मनी अंग्रेजी भाषा की एक मासिक पत्रिका है जो व्यापार वित्त पर केंद्र है। पहली बार 1969 में प्रकाशित हुआ था। यह यूरो मनी इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर पीएलसी का प्रमुख उत्पादन है। संपादक इसका कौन कहता है, लुइस बोमन, इसका संपादक कौन कहता है, लुइस बोमन। श्रेणियां हैं व्यवसाय और प्रबंधन पत्रिकाएं, आवृत्ति है मासिक, परिसंचरण है 25,000, ठीक है। प्रकाशन है यूरो मनी इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर। पहला कब लॉन्च हुआ था, 1969, देश यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, क्लियर है। चलें आगे। नेक्स्ट आपसे कह रहे हैं डीकार्बोनाइजेशन प्रक्रिया का तेज करने के लिए किस स्टील कंपनी ने बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के साथ सहयोग किया है, ठीक है ना। ए कह रहा है जिंदल, बी कह रहा है टाटा, सी कह रहा है अदानी, डी कह रहा है जेएसडब्ल्यू स्टील और ई कह रहा है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। आइए चलते हैं इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसका राइट आंसर है कितना, डी ना, बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप और जेएसडब्ल्यू स्टील ने डीकार्बोनाइजेशन और स्थिरता रणनीति पर एक साथ काम किया है, ठीक है। जेएसडब्ल्यू स्टील को शुद्ध कार्बन उत्सर्जक बनाने की राह पर ले जाने के लिए
मदद करने के लिए बीसीजी अपने अद्वितीय CO2 AI प्लेटफॉर्म के साथ अपने शीर्ष स्तरीय डिजिटल और एनालॉजिकल कौशल विभाग में उपयोग करेगा। इस समय के दौरान बीसीजी हमारे पूर्व प्रशिक्षण और टिकाऊ संस्कृति पर जोर देगा। इस क्रांतिकारी पहल के परिणाम स्वरूप उसके स्थायित्व उपयोगों को बढ़ाने की आवश्यकता होगी। ठीक है, आओ जानते हैं बीसीजी क्या है। बीसीजी है क्या? बीसीजी परिवर्तन को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए, प्रभाव डालने के लिए JSW के पेमेंट और अन्य CO2I के समाधान का उपयोग करेगा। सफल डिजिटल परिवर्तन साझेदार JSW स्टील के साथ उसकी दूसरी रणनीति भागीदारी नेतृत्व करेगा। वे JSW स्टील के सस्टेनेबिलिटी मिशन के लिए सबसे मजबूत कौशल अत्याधुनिक समाधानों में योगदान के लिए रोमांचित है। ठीक है, दृष्टिकोण समग्र निर्माण के स्तर पर एक संपूर्ण लक्ष्य निर्धारण अभ्यास पर जोर देता है। उन्हें दुकान स्तर के लक्ष्यों को विकसित करता है और उत्सर्जन लक्ष्य को मैट्रिक्स करने के लिए बदल देता है। ठीक है, विनिर्माण गतिविधियों में रोल आउट को स्थिरता अधिवक्ताओं के लिए एक समूह द्वारा समन्वित किया जाएगा। नई तकनीकी और पहलों को शुरू करने के लिए लक्ष्य के साथ सभी माध्यम में लंबी अवधि की गतिविधियों के लिए एक रोड मैप बनाया जाएगा। ठीक है, जैसे कि हाइड्रोजन कार्बन कैप्चर स्टोरेज का उपयोग अन्य स्थिरता लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक मौजूदा और नई विकसित क्षमताओं के लिए संबंधित विभिन्न प्रौद्योगिकी विकल्पों का मूल मूल्यांकन किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? किस पूर्व SC न्यायाधीश ने BCCI के नैतिक अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? ठीक है, ए कह रहा है उदय ललित को, बी कह रहा है इंदिरा बनर्जी को, सी कह रहा है विनीत शरण को, डी कह रहा है अनिरुद्ध बोस को, ई कह रहा है श्रीपति भट्ट को। श्रीपति भट्ट को। आइए चलते हैं इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जानते हो आंसर नंबर सी, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश विनीत शरण ना भारतीय क्रिकेट कंट्रोल BCCI के नैतिक अधिकारी के लोकपाल के रूप में पदभार संभाला है। ठीक है, उन्होंने न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त DK जैन का स्थान लिया। DK जैन, याद रखना, DK जैन, जिनका कार्यकाल पिछले साल जून में समाप्त हो। DK जैन का कार्यकाल पिछले साल समाप्त हो गया। 65 वर्षीय शरण उड़ीसा उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश हैं। ठीक है, पूर्व न्यायाधीश है और उन्होंने कर्नाटक इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के रूप में अब कार्य भी किया है। ठीक है, और जस्टिस विनीत शरण के बारे में, विनीत शरण है कौन? ठीक है, इनके बारे में थोड़ा सा। न्यायमूर्ति विनीत शरण 1976 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक किया है। ठीक है, इसके बाद उन्होंने LLB की डिग्री हासिल की है। ठीक है, उन्होंने इलाहाबाद में उच्च न्यायालय में 1980 से 2002 तक संवैधानिक, दीवानी और आपराधिक पक्षों पर अभ्यास किया। उन्होंने यूपी राज्य के लिए अतिरिक्त महाधिवक्ता के रूप में भी कार्य भी किया है 1995 में। ठीक है, 14 फरवरी 2002 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था, जहां उन्होंने 13 साल की सेवाएं दी। ठीक है, फिर उन्होंने 16 फरवरी 2015 को कर्नाटक उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया, उनका ट्रांसफर कर दिया गया। ठीक है, उन्हें 26 फरवरी 2016 को उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया। ठीक है,
जस्टिस विनीत सरन को 8 अगस्त 2018 को सुप्रीम कोर्ट के पदोन्नत किया गया। सोच लो, इतनी बड़ी अचीवमेंट है यार उनकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं पढ़ने के लिए। सरदार पटेल उत्कृष्ट आईसीआर संस्थान पुरस्कार 2021 किस शोध संस्थान ने प्राप्त किया है? किस शोध संस्थान ने प्राप्त किया है? एक कह रहा है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने। सी कह रहे हैं शुष्क भूमि कृषि के लिए केंद्रीय अनुसंधान संस्थान के लिए। डी के लिए राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान के लिए, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन के लिए। चलते इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन नार्म ने अपने समग्र प्रदर्शन के लिए सरदार पटेल उत्कृष्ट आईसीआर संस्थान पुरस्कार 2021 बड़े संस्थान श्रेणी में प्राप्त किए हैं। ठीक है, क्लियर। नार्म के निर्देशक श्रीनिवास राव, याद रखना कौन है? श्रीनिवास राव है, ने नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से पुरस्कार किया है। यह पुरस्कार भाकरे अनूप के 94 संस्थापक दिवस के अवसर पर आयोजित एक समारोह में प्रदान किया गया है। ठीक है, नार्म के बारे में जानते हैं क्या? नार्म नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है, रिसर्च मैनेजमेंट, हैदराबाद तेलंगाना भारत में स्थित ARS कैडर के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का ना प्राकृतिक संसाधन सेवा प्रशिक्षण संस्थान है। ठीक है, यह भारत में कृषि अनुसंधान और शिक्षा प्रबंधन से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने के लिए 1976 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, कौन बेटा? नॉर्म। ठीक है, कह रहा 8वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है 2028 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन करेगा? ए कह रहा कैलिफोर्निया, बी कह रहा है न्यूयॉर्क, सी कह रहा है लॉस एंजल्स, डी कह रहा है पेरिस, ई कह रहा है लंदन। ई कह रहा है लंदन। ठीक है, देखो कह रहा है 2028 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और पैरा ओलंपिक की मेजबानी लॉस एंजल्स में होगा। ठीक है, लॉस एंजल्स में संयुक्त राज्य अमेरिका में की जाएगी। ठीक है, 2028 लॉस एंजल्स ओलंपिक का उद्घाटन 14 जुलाई 1928 को होगा और ये कब तक चलेगा? 30 जुलाई तक, मतलब 16 दिन चलेगा। ठीक है, हालांकि लॉस एंजल्स इससे पहले वहां गेम हो चुका है 1984 में, 1932 में। ठीक है, ओलंपिक की मेजबानी कर चुका है। ठीक है, कितने टाइम्स? 2 टाइम्स। लॉस एंजल्स 28 गेम्स में 40 से अधिक खेलों में 800 आयोजन में से 800 आयोजन होंगे और 3000 घंटे से अधिक का लाइव खेल दिखाया जाएगा। 3000 से अधिक लाइव खेल दिखाया जाएगा। सोच लो कितना बड़ा आयोजन होने जा रहा है। ठीक है, लॉस एंजल्स 28 के अनुसार 15,000 एथलीटों के लॉस एंजल्स में ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में भाग लेने की उम्मीद है। सोच लो, बाप रे बाप, 15,000। इस बीच पैरा ओलंपिक खेल 15 अगस्त 2028 को लॉस एंजल्स में शुरू होंगे। ठीक है, और 27 अगस्त को समाप्त होंगे। ठीक है, यह पहली बार होगा जब लॉस एंजल्स पैरा ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा। यह ध्यान दिया जाना चाहिए 2024 में, याद रखना 2028 से पहले 2024 में ठीक है, 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल पेरिस में बनेगा और फ्रांस में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, याद रखना। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय चंद्रमा दिवस। ठीक है,
साल जुलाई में किस दिन मनाया गया है? 21 जुलाई को, 20 जुलाई को, 19 जुलाई को, 28, 18, 17, 17, 18, 19, 20, 21। तो बेटा 20 जुलाई को। ठीक है, आइए चलते हैं इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हाँ, अंतरराष्ट्रीय चंद्रमा 2022 को मानवता स्थित संबंध सुनिश्चित करने के लिए, जागरूकता बढ़ाने के रूप में चुना गया है। ठीक है, ठीक है। कह रहा है महासभा ने 20 जुलाई को प्रतिवर्ष मनाए जाने वाला अंतरराष्ट्रीय चंद्रमा दिवस, 20 जुलाई को याद रखना, 20 जुलाई को। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामांकित अंतरराष्ट्रीय दिवस घोषित किया गया है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय चंद्रमा दिवस 2022 को मानवता की स्थिति और संभावनाओं पर शिक्षित करने और जागरूकता को बढ़ाने के रूप में चुना गया है। ठीक है, बाह्य अंतरिक्ष मामलों के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम ना यूनोसा के सहयोग से अंतरराष्ट्रीय चंद्रमा दिवस 2022 को एक वार्षिक कार्यक्रम में मनाया जाएगा और दुनिया भर से आम सार्वजनिक समारोह में आयोजित किया जाएगा। इसका महत्व क्या है, इसे समझते हैं ना। इसका महत्व क्या है? मून विलेज एसोसिएशन और उसके संगठन के एक समूह ने अंतरराष्ट्रीय चंद्रमा दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा गया था। ठीक है, इस दिन को मनाने का उद्देश्य आम जनता, विशेष रूप से हमारी युवा पीढ़ी तक पहुंचने, युवा पीढ़ी, ठीक है, और उन्हें ज्योतिष और खगोलीय विज्ञान ना, ज्योतिष और खगोलीय विज्ञान जानते हो हमारा बहुत पुराना संबंध रहा हुआ है ना, फिर से उसको मॉडिफाई करके लिए। ठीक है, इसके बारे में इतिहास जानते हैं। मून विलेज एसोसिएशन 64वें यूएन कोपुस, ठीक है, कोपुस सत्र में 20 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय चंद्रमा दिवस के रूप में मनाए जाने का प्रस्तुत किया गया एक आवेदन। ठीक है, इस दिन संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के अपोलो 11 मिशन के साथ 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर पहली बार मानव लैंडिंग उपलक्ष्य में चुना गया था। ठीक है, याद रखना। 9 दिसंबर 2021 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यह कहते हुए प्रस्ताव अपनाया कि हर साल 20 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय चंद्रमा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है, इसरो के चंद्रमा अन्वेषण के प्रयास, चंद्रयान, देखो ना, चंद्रयान परियोजना 2007, भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो और रूस की रोसोमोस, ठीक है, के बीच में आपसी सहयोग से एक समझौते पर शुरुआत की गई। ठीक है, चंद्रयान 2 चंद्रमा के लिए भारत का दूसरा मिशन है और इसमें पूरी तरह से स्वदेशी ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर शामिल है। ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो ने हाल ही भारत के तीसरे चंद्रयान मिशन ना की घोषणा की है, जिसमें एक लैंडर और एक रोवर शामिल होगा, जिसमें एक लैंडर और रोवर शामिल होगा। ठीक है, कह रहा है 10वां क्वेश्चन हमारा है, आज का लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है किस राज्य में भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत ना शुरुआत की गई है? ए कह रहा है उत्तर प्रदेश, बी कह रहा है हरियाणा, सी कह रहा है महाराष्ट्र, डी कह रहा है राजस्थान, ई कह रहा है गुजरात। ई कह रहा है गुजरात। आइए चलते हैं इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ठीक है, यहां आयोजित 18वें अखिल भारतीय कानून सेवा प्राधिकरण सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष उदय उमेश ने ललित ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता को संचालित डिजिटल आंदोलन का अनावरण किया है। राजस्थान में ये लॉन्च हुआ है। ठीक है, डिजिटल लोक अदालत का संगठन भागीदार जुपिटर्स जस्टिस टेक्नोलॉजी द्वारा बनाया गया था। ठीक है, इसके जो मुख्य बिंदु है समझते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश
एन.वी. रमना ने 2 दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, ठीक है, की उपस्थिति में किया। भारत के मुकदमेबाजी बैकलॉग ना, पुराने मुकदमे को हाल ही में ध्यान में आकर्षित किया है, खासकर महामारी के दौरान जब अदालतों ने अस्थायी रूप से रोक दिया गया था। ठीक है, देश के सबसे पुराने लंबित मामले में हाल ही में बिहार की एक जिला अदालत ने 108 साल, सोच लो 108 साल ना, एक इंसान की जो एज होती है ना वो नॉर्मल 60-70 साल, 108 साल पहले मुकदमा हुआ था, उसको सुलझाया गया है। ठीक है, विचार विमर्श करके सुलझाया गया था। नीति आयोग की रिपोर्ट यह भी अनुमान लगाया गया है कि भारत में अब तक हर मामले में को सुलझाने में 324 साल लगे। बताओ, एक जन्म से दूसरा जन्म से तीसरा जन्म से 10 जन्म, 324 साल, बाप रे बाप। सर्वेक्षण के अनुसार हर महीने 50 लाख से 4 करोड़, बाप रे बाप, उठते हैं, लेकिन उनमें से केवल 75 से 97% के बीच में अदालत में समाप्त होता है, बाकी तो सॉल्व ही नहीं होता है। भारत, इसके जो महत्वपूर्ण बिंदु, भारत में मुख्य न्यायाधीश ए.वी. रमन है, ठीक है, केंद्रीय कानून न्याय मंत्री किरेन रिजिजू हैं, राष्ट्रीय कानून सेवा प्राधिकरण उदय उमेश ललिता हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। ठीक है, ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और डे बाय डे ना अपनी क्वालिटी को मैं इम्प्रूव करता जाऊंगा। ठीक है, तो डेफिनेटली कोई भी चीज की स्टार्टिंग ना धीरे धीरे होती है। ठीक है, एक बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग ने स्टार्ट की है इस सीरीज को, और अगर आपका सहयोग मिलता है, आप पूरा सपोर्ट करते हैं ना मुझे, तो डेफिनेटली एक बहुत ही यूनिक टाइप का करंट अफेयर्स आपको यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, मुझे बहुत लाइक्स नहीं चाहिए, मुझे बहुत चीजें नहीं चाहिए, केवल मुझे 10 लाइक्स चाहिए। ठीक है, धीरे धीरे किसी चीज की स्टार्टिंग होती है और आने वाले टाइम में अच्छा ग्रोथ हो जाएगा। तो 10 में से एक तो आप कर ही सकते हो ना। चलो, थैंक यू। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए।